एक्सटर्नल, इंटरनल और मिड पॉइंट वगैरह, मतलब मिड पॉइंट का था और सेंट्रॉइड देखा था हमने। सेंट्रॉइड देखा था कल हमने, ये टॉपिक पढ़ा था। सेंट्रॉइड में ट्राइंगल के लिए पढ़ा था और टेट्राहेड्रॉन के लिए पढ़ा था। जो सेंट्रॉइड होता है स्टूडेंट, वो क्या था? सेंट्रॉइड जो है वो मीडियन का इंटरसेक्शन है। सेंट्रॉइड जो है वो क्या है? मीडियन का इंटरसेक्शन है। और इसके बाद में ट्राइंगल के लिए होगा तो जो भी वर्टेक्स होंगे उनको प्लस करके डिवाइड बाय 3, और टेट्राहेड्रॉन के लिए जो भी वर्टेक्स है उनको डिवाइड बाय, मतलब प्लस करके डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ वर्टेक्स। यहाँ पे कितना है? 4 है। ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे भी सेम वैसे ही। अब ये नोट में मैंने बताया था पॉइंट आर जब हमें पता नहीं होगा कि कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो हमेशा क्या कंसीडर करोगे? k:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा है? k:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। अब यहाँ पे ये हमने कुछ सम्स सॉल्व किए थे एक्सरसाइज के। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 जो है स्टूडेंट, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में ये दिया है, एक मिनट। द पोजिशन वेक्टर ऑफ points A and B are 6A plus 2B and A bar minus 3B bar. If the point C divides AB in the ratio 3:2, then show that the position vector of C is 3A bar minus B bar. सो इसमें देखते हैं क्या दिया है। हाँ, तो यहाँ पे कैसा, ये पोजीशन वेक्टर किसका? ए का, और किसका? बी का दिया है। ये ए के लिए पोजीशन वेक्टर है और ये किसके लिए? बी के लिए है। और पॉइंट सी क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है। कौन से रेशियो में? 3:2 रेशियो में। किसको डिवाइड कर रहा है? ए बी को। सो स्टूडेंट यहाँ पे अगर हम पॉइंट ए और बी कंसीडर करते हैं, मैंने बताया था स्टैंडर्ड इंटरनल डिवीजन होता है, तो ये पॉइंट ए हो जाएगा, ये पॉइंट बी हो जाएगा। ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी, और यहाँ पे कौन आ जाएगा? पॉइंट सी आ जाएगा। सो 3:2 रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2। अच्छा, कैसे? अब ए के लिए पोजीशन वेक्टर क्या होगा? स्मॉल ए बार। ए के लिए पोजीशन वेक्टर स्मॉल ए बार, बी के लिए स्मॉल बी बार, और सी के लिए स्मॉल सी बार। तो पहले हम डिफाइन करते हैं लेट। अच्छा, ए बार बी बार पहले से ही दिया है ना, ए बार बी बार, तो यहाँ कुछ और कंसिडर कर रहे हैं। देखो, ए बार और बी बार पहले से ही ना ऐसे, मतलब वेक्टर आई जे के टर्म्स में नहीं दिया है, ए बार बी बार के टर्म्स में दिया है, तो इसको ए बार की जगह पे ना पी बार कंसिडर कर लो, क्योंकि क्वेश्चन में पहले से ही अब ए बार इक्वल्स टू 6A बार प्लस 2B बार वो नहीं लिखना होगा, तो यहाँ पे पी बार और क्यू बार कंसिडर कर लिया। तो लेट पी बार, क्यू बार एंड सी बार be the position vector vectors of A, B and C respectively। अच्छा, जो P बार है वो क्या है? 6A plus 2B बार, तो P बार इक्वल्स टू 6A plus 2B बार। Q बार क्या हो जाएगा? A बार माइनस 3B बार।
ए बार माइनस 3b बार। अच्छा, सी के लिए प्रूफ करना था, कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा है? 3:2 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। पॉइंट सी डिवाइड्स line segment AB in the ratio 3:2। कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा है? 3:2। तो इसका क्या हो जाएगा फॉर्मूला बताओ? इसका फॉर्मूला क्या होगा सी बार के लिए? सेक्शन फॉर्मूले से सी बार का वैल्यू बताओ क्या होगा? कल के लेक्चर में हमने देखा था, इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला यूज करो, बताओ क्या होगा? एक मिनट। ये बताओ क्या हो जाएगा सी बार के लिए? इंटरनल डिवीजन से फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 2p + 3q अपॉन 2 + 3। करेक्ट है। सो यहां पे ये क्या हो जाएगा सी बार? तो बाय सेक्शन फॉर्मूला, बाय सेक्शन फॉर्मूला ये क्या हो जाएगा? 3q बार + 2p बार, सी बार इक्वल्स टू 3q बार + 2p बार अपॉन 3 + 2। ठीक है। सो अब हम ना p बार और q बार का वैल्यू इसमें पुट करेंगे। अगर नहीं समझा तो पूछो आप पहले। देखो सी डिवाइड कर रहा था कौन से रेशियो में? 3:2। तो p बार कंसीडर किया, q बार कंसीडर किया, c बार कंसीडर किया, सबको यहाँ पे डिफाइन किया। ये p बार के लिए था पोजीशन वेक्टर, ये किसके लिए था? q के लिए था। तो p बार और q बार लिखा। इसके बाद स्टेटमेंट लिखा हमने कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा है, और फिर सेक्शन फॉर्मूला यूज किया है। ठीक है। तो सी बार इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ क्यू बार। क्या है स्टूडेंट? यहाँ पे क्यू बार है ए बार माइनस 3b बार प्लस 2 टाइम्स ऑफ पी बार। पी बार क्या है? 6a बार प्लस 2b बार अपॉन क्या है? 3 + 2 5। ब्रैकेट ओपन करते हैं, हमें प्रूफ करना है ना, ये आना चाहिए सी बार का जो वैल्यू है ना, वो ये आना चाहिए 3a बार माइनस b बार, ऐसा आना चाहिए। तो फिर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 3a बार माइनस 9b बार प्लस 6 × 2 कितना हो जाएगा? 12a बार, और 2 × 2 कितना हो जाएगा? 4b बार अपॉन क्या है? 5 है। ठीक है। तो अब यहां पे देखोगे 3 और 12 को प्लस कर दो, 3 + 12 कितना हो जाएगा? 15। तो 15a बार, अच्छा ये 9 है और ये 4 है, तो 9 - 4 मतलब -9 + 4 क्या हो जाएगा? -5 अपॉन क्या हो जाएगा? 5। तो डिवाइड कर देते हैं, 15/5 मतलब कितना हो जाएगा? 3a बार, और 5/5 कितना हो जाएगा? 1। तो ये 1 क्या होगा? b बार। देयरफॉर सी बार जो है वो क्या आ गया? 3a बार माइनस b बार। हेंस तो कुछ डाउट है क्या? देख लो। सर कुछ डाउट है तो सर हाँ बोलो। सर किसी भी पॉइंट को हम लोग वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं क्या? पॉइंट को वेक्टर के फॉर्म में मतलब किस सेंस में बोल रहे हो? मतलब कैसा वेक्टर फॉर्म में? कब रिप्रेजेंट करना है? जब वहां पे ऐसे मतलब बोलते हैं ना, मतलब आपको किस सिचुएशन में ऐसा बोल रहे हो? मतलब पॉइंट को वेक्टर में ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं ये बोल रहे हो? सर ये आपका डायग्राम है ना, ऊपर ए पॉइंट को आपने पी वेक्टर ले लिया है। हाँ हाँ हाँ। वही वही। ये पोजीशन वेक्टर है, ये पोजीशन वेक्टर है। पोजीशन वेक्टर के टर्म्स में लिख सकते हो आप। हाँ सर वही पूछ रहा था। हाँ, अभी ये हमने ना ए बार की जगह क्यों नहीं लिखा यहाँ पे ए बार? क्योंकि ना ये जो ए बार है ना यहाँ पे पहले से ही क्वेश्चन में पोजीशन वेक्टर जो था ए और बी था, और पोजीशन वेक्टर यहाँ पे ए बार और बी बार पहले से ही दिया है। सो ए बार इक्वल्स टू 6a बार प्लस 2b बार, तो वहां पे कंफ्यूजन होगा, इसीलिए पी बार और क्यू बार कंसीडर कर लिया। अगर किसी भी पॉइंट, किसी भी वेक्टर को स्मॉल लेटर्स में लिख के मतलब उस पे बार रहता है तो वो पोजीशन वेक्टर होता है। ठीक है।
तो इसमें आप लोगों को डाउट नहीं है ना? अच्छा, सो नेक्स्ट सम यहाँ पे नेक्स्ट सम, एक मिनट, एक मिनट, मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ, ठीक है? यहाँ पे दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन में, प्रूव दैट the line segment joining midpoint of adjacent sides of a quadrilateral form a parallelogram. क्वेश्चन नंबर 5 है ये। इसमें क्या दिया है ना, प्रूव दैट लाइन सेगमेंट जॉइनिंग मिड पॉइंट ऑफ एडजेसेंट साइड्स। अच्छा, मिड पॉइंट ऑफ एडजेसेंट साइड्स किसका? क्वाड्रिलैटरल का। क्वाड्रिलैटरल का जो मिड पॉइंट होगा उसको हमें ज्वाइन करना है। प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स। देखो यहाँ पे फिगर कौन सा है? क्वाड्रिलैटरल है। हाँ, उसका जो मिड पॉइंट है उसके एडजेसेंट साइड को हमें क्या करना है? ज्वाइन करना है। और क्या प्रूफ करना है? फॉर्म अ पैरेललोग्राम। अच्छा, पैरेललोग्राम का मतलब वहां पे प्रॉपर्टीज क्या क्या होता है कि पैरेललोग्राम का जो मतलब डायरेक्शन होता है वो सेम होता है, और इसके बाद में उसके जो साइड से वो क्या होते हैं? अपोजिट साइड्स जो है वो पैरेलल होते हैं और क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो अगर कंसीडर करो, हमने ये क्वाड्रिलैटरल कंसीडर कर लिया, ठीक है? ये एक समझ लो क्वाड्रिलैटरल हो गया। ये क्वाड्रिलैटरल ए बी सी डी है, ए बी सी और डी। अब इसका मिड पॉइंट देखो स्टूडेंट क्या हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में ना क्वाड्रिलैटरल के बाद मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट सबका देखते हैं पहले। ए बी का मिड पॉइंट समझ लो पी हो गया, और फिर बीसी का जो मिड पॉइंट है वो क्यू हो गया, और फिर जो डीसी है जो जो डीसी है उसका मिड पॉइंट क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। एक मिनट, तो जो डीसी का मिड पॉइंट है वो क्या है? आर है, और इसका क्या हो जाएगा? एस हो जाएगा। ठीक है? अब क्या करने के लिए बोला गया था कि दोनों को मतलब दोनों एडजेसेंट साइड्स को ज्वाइन करना है। सो अगर हम लोग ज्वाइन करते हैं दोनों एडजेसेंट साइड के मिड पॉइंट को, तो ये कुछ ऐसा डायग्राम बन जाएगा। तो हमें ये प्रूफ करना है कि यहाँ पे जो क्वाड्रिलैटरल पी क्यू आर एस है ये क्या है? पैरेललोग्राम है। तो स्टूडेंट हम यहाँ पे करेंगे क्या ना कि पहले सबका मिड पॉइंट अगर कैलकुलेट कर लेते हैं, और मिड पॉइंट के बाद में सब साइड निकालेंगे। ठीक है? तो पहले हम लोग सब मिड पॉइंट निकाल लेते हैं, बट उसके पहले ना सबके पोजीशन वेक्टर डिफाइन कर लो। तो यहाँ पे लेट ए बार, बी बार,
C bar, D bar, P bar, Q bar, R bar and S bar be the position vectors of A, B, C, D, P, Q, R and S रिस्पेक्टिवली। अच्छा, हमने ना सबके पोजीशन वेक्टर डिफाइन कर दिए। अब कौन किसका मिड पॉइंट है वो डिफाइन करते हैं। अब देखेंगे अगर तो P का जो मिड पॉइंट है वो P किसका मिड पॉइंट है? AB का, Q BC का, R DC का और S AD का। तो यहाँ पे कंसिडर करो लेट P, Q, R and S be the midpoints of side AB। P किस पॉइंट है? AB का, तो AB साइड BC, साइड DC एंड साइड AD। ठीक है, तो ये सब क्या हो जाएंगे? इसके मिड पॉइंट हो जाएंगे। मिड पॉइंट होने के बाद में अब मिड पॉइंट का फॉर्मूला यूज करते हैं हम लोग। सो यहाँ पे लिखते हैं बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला। बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला P बार क्या हो जाएगा? दोनों वर्टेक्स को प्लस करके डिवाइड बाय 2 करना है। तो P बार के लिए क्या हो जाएगा? A बार प्लस B बार डिवाइड बाय 2। सो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे ना, P बार के लिए A बार प्लस B बार अपॉन 2। Q बार के लिए क्या होगा? B और C है, सो B बार प्लस C बार अपॉन 2। P बार हो गया, Q बार हो गया। R बार के लिए D और C है, तो C बार प्लस D बार डिवाइड बाय 2। और इसके बाद में S बार के लिए A बार प्लस D बार डिवाइड बाय 2। सो अब तक हमने ना, देखो पहले क्वाड्रिलैटरल ड्रॉ किया, मिड पॉइंट्स लिखा, सबको ज्वाइन किया। अब ये प्रूफ करना है PQRS क्या होना चाहिए? पैरेललोग्राम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पैरेललोग्राम होना चाहिए। सो अब उसके बाद में हमने पहले क्या डिफाइन किया? इसमें पोजीशन वेक्टर डिफाइन किया कि कौन क्या है। उसके बाद में पोजीशन वेक्टर डिफाइन करने के बाद में हमने ये लिखा कि वहां पे कौन किसका मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट लिखने के बाद में हमने ये लिखा वहां पे कि बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला वहां पे क्या क्या फॉर्मूला, मतलब ये सॉरी क्या क्या वैल्यूज हो जाएंगे P बार के लिए, Q बार के लिए, R बार के लिए और S बार के लिए, क्या क्या यहाँ पे उसके पोजीशन वेक्टर्स होंगे। फिर उसके बाद क्या करना है ना स्टूडेंट, दोनों साइड कैलकुलेट करो। साइड कैलकुलेट करो मतलब क्या? अब जैसे कि यहाँ पे जो वेक्टर है पैरेललोग्राम है, यहाँ पे PQ है, देखो साइड PQ है तो साइड SR कैलकुलेट करो। PQ किसके इक्वल आना चाहिए? SR के इक्वल आना चाहिए। देखो PQ इक्वल्स टू क्या लिखोगे PQ बार के लिए? Q बार माइनस P बार, Q बार माइनस P बार। सो Q बार का वैल्यू क्या है? B बार प्लस C बार डिवाइड बाय 2। सो B बार प्लस C बार, मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं, B बार प्लस C बार डिवाइड बाय 2 माइनस ऑफ P बार। P बार क्या है स्टूडेंट? यहाँ पे A बार प्लस B बार डिवाइड बाय 2। अच्छा, दोनों का बेस यहाँ पे क्या है? 2 है। दोनों का बेस जो है वो क्या है? 2 है। तो देयरफॉर ये क्या हो जाएगा? B बार प्लस C बार माइनस, ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो सबका साइन चेंज हो जाएगा, माइनस A बार माइनस B बार अपॉन क्या हो जाएगा? ये 2। तो देयरफॉर हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको? प्लस B बार माइनस B बार कैंसिल, तो देयरफॉर यहाँ पे C बार माइनस A बार अपॉन क्या हो जाएगा? 2। इसको हम इक्वेशन 1 कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे PQ का जो अपोजिट साइड है, PQ का जो अपोजिट साइड है, ध्यान से देखो वो कौन होगा? SR होगा।
तो एस आर बार कैलकुलेट करो। इसका मतलब क्या है, आर बार माइनस एस बार, दोनों अपोजिट साइड सेम आना चाहिए, ठीक है। आर बार के लिए क्या है, सी बार प्लस डी बार डिवाइड बाय 2 माइनस एस बार के लिए, एस बार के लिए स्टूडेंट क्या है यहाँ पे, एस बार के लिए, एस बार के लिए यहाँ पे, एक मिनट, हाँ, एस बार के लिए ए बार प्लस डी बार डिवाइड बाय 2। तो यहाँ पे दोनों का बेस क्या है, इक्वल है, 2 और 2 है, तो न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा, ये जो ब्रैकेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सी बार प्लस डी बार माइनस ए बार माइनस डी बार अपॉन क्या हो जाएगा 2। तो प्लस डी बार और माइनस डी बार क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा, सी बार माइनस ए बार अपॉन 2। अच्छा, तो यहाँ पे ये कौन आ गया, एस आर बार, ये इक्वेशन नंबर 2। फर्स्ट इक्वेशन देखो, सी बार माइनस ए बार अपॉन 2, ये कौन था, पी क्यू बार। पी क्यू का जो लेंथ है, मतलब पी क्यू का जो यहाँ पे पोजिशन वेक्टर है, वो सी बार माइनस ए बार अपॉन 2 है। एस आर का भी क्या है, सी बार माइनस ए बार अपॉन 2 है। तो जब इसका लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये जो भी राइट हैंड साइड है वो भी क्या है, इक्वल है, पी क्यू बार इक्वल्स टू एस आर बार। और पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो जब ये इसका मैग्नीट्यूड सेम है और इसका डायरेक्शन भी सेम है, देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम होगा। सिमिलरली सेकंड पार्ट भी आप लोग कर सकते हो, किसके लिए, पी एस और क्यू आर के लिए, बट वो लिखना नहीं होगा, सिमिलरली में लिख सकते हो आप लोग, मतलब वो सॉल्व करना जरूरी नहीं है, ठीक है। तो देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, सिमिलरली वी कैन प्रूव पी एस बार इक्वल्स टू क्यू आर। तो देयरफॉर अच्छा, यहाँ पे और क्या लिखोगे, देयरफॉर पी क्यू इज पैरेलल टू एस आर। पी क्यू पैरेलल होगा किसके, एस आर के, जब इक्वल है तो पैरेलल भी हो जाता है। और यहाँ पे पी एस इक्वल होगा किसके, देखो पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी क्या था महालक्ष्मी, कि उसके अपोजिट साइड्स जो है ना वो इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे देखो अपोजिट साइड्स इक्वल आ गए, हाँ, तो इक्वल प्रूफ किया। बट पैरेललोग्राम का लॉ क्या था, मतलब पैरेललोग्राम का ये प्रॉपर्टीज क्या था, उसके अपोजिट साइड्स जो है वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं, मतलब इक्वल होते हैं ना। तो पीक्यू का जो लेंथ है वही किसके लिए आता है, एस आर के लिए। इसका मैग्नीट्यूड सेम है, इसका डायरेक्शन सेम है, तो इक्वल एंड पैरेलल हो जाते हैं, ठीक है। हाँ वही, सो इक्वल है इसीलिए पैरेलल है। तो पी एस बार समझा ना, ये पी एस बार भी किसके पैरेलल होगा, क्यू आर के लिए। तो देयरफॉर क्वाड्रिलैटरल पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। एक बार देख लो, आप लोगों को कुछ डाउट है तो पूछो, एक बार देखो क्या है। कुछ डाउट है इसमें, या एक बार रिपीट करूं मैं, समझाइए आप लोगों को ना। सर यहाँ पर पैरेलल और एंटी पैरेलल का थोड़ा नहीं है क्या कॉन्सेप्ट? नहीं नहीं, यहाँ पे नहीं है। लेकिन सर अपोजिट साइड तो एक तरफ पैरेलल, मतलब एक तरफ पैरेलल रहेगा और एक तरफ एंटी पैरेलल रहेगा ना सर, अपोजिट डायरेक्शन में। बराबर बराबर, बट कैसा ना, यहाँ पे देखो एंटी पैरेलल नहीं बोल सकते हो। यहाँ पे कैसा होता है कि उसका जो मतलब बोलते हैं ना, मैग्नीट्यूड सेम हो जाता है और वो पैरेलल भी होते हैं, क्योंकि हमें सिर्फ ना यहाँ पे ज्योमेट्री का जो कॉन्सेप्ट था, पैरेललोग्राम कब होता है, जब उसके दो साइड्स इक्वल हो जाते हैं और मैग्नीट्यूड लेंथ वगैरह कभी भी नेगेटिव नहीं होता।
सो इसके वजह से वो क्या होता है कि मतलब अगर इक्वल है तो वो क्या कंसीडर किया जाता है, पैरेलल भी है। नॉर्मल अपना जैसा मतलब लास्ट ईयर आप लोग ने पढ़ा रहेगा कि मतलब पैरेललोग्राम के कंडीशंस क्या क्या होते थे। हाँ, शुभ है, दूसरा भी साइड हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। हाँ, जरूरी नहीं कि मतलब पी क्यू और एस आर ही करना है, बट सिमिलरली में लिख सकते हो। ये ऐसा बोल रहे हो ना विराम, मुझे समझा। और अगर पैरेललोग्राम मतलब ये ऐसा कुछ बोल रहे हो, मतलब ये अगर ऐसा हुआ फिर ये ऐसा फिर ये ऐसा फिर ऐसा, ऐसा बोल रहे हो ना। हाँ हाँ हाँ, तो मैं वही बता रहा हूँ कैसा हो जाता है। इसका मैग्नीट्यूड जो भी है, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड जितना होगा उतना ही मैग्नीट्यूड अगर इसका भी आया, ठीक है, अगर इसका मैग्नीट्यूड 10 है, इसका भी मैग्नीट्यूड 10 आ गया, ठीक है, तो इक्वल है, इसका मतलब क्या है, पैरेलल भी तो होते हैं ना। पैरेलल का मतलब क्या था, मतलब साइड में नहीं होना चाहिए, नीचे होना चाहिए ना। तो या फिर कैसे, अब देखो ये साइड के लिए डायरेक्शन तो अपोजिट हो गई, तभी तो वो क्वाड्रिलेटरल बना। क्योंकि कैसे हम लोग ऐसे थोड़ी बनाते हैं, मतलब पैरेललोग्राम ऐसा, ठीक है। तो सिर्फ बेसिक ये याद रखना कि पैरेललोग्राम के लिए जो प्रॉपर्टीज था, अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो वो पैरेलल भी होते हैं, ठीक है। वेक्टर का डायरेक्शन यहाँ पे वो नहीं कंसिडर किया जाता है। अगर डायरेक्शन भी कंसिडर करोगे तो जो उसका मैग्नीट्यूड है तो ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट सम जो दिया है ना, अच्छा इसमें कुछ डाउट है क्या अभी भी? नेक्स्ट सम थोड़ा सा लेंदी है, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, डी एंड ई divides side BC and sides BC and CA of a triangle ABC in the ratio 2:3 रिस्पेक्टिवली। तो स्टेटमेंट जो दिया है ना, डी और ई, जो डी है वो किसको डिवाइड कर रहा है, बीसी को, और जो ई है वो किसको डिवाइड कर रहा है, सी ए को। ट्राइंगल को कौन से रेशियो में, 2:3 रेशियो में। डी जो है वो डिवाइड कर रहा है बीसी को, ई डिवाइड कर रहा है सी ए को। कौन से रेशियो में, 2:3 रेशियो में, ठीक है। इतना समझा। इसके बाद में क्या है, फाइंड द पोजीशन वेक्टर find the position vector of the point of intersection of the point of intersection of the point of intersection of AD and BE and the ratio in which this point divides AD and BE। 4 मार्क्स का समय है। देखो यहाँ पे क्या दिया है, एक ट्राइंगल है, क्या दिया है, ट्राइंगल दिया है। और ट्राइंगल का नाम क्या है, यहाँ पे एबीसी है। तो पहले हम लोग इतना ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ये ट्राइंगल ए बी और सी हो गया। अच्छा, अब देखो डी किसको डिवाइड कर रहा है, जो डी है ना वो बीसी को डिवाइड कर रहा है।
डी किसको डिवाइड कर रहा है, बीसी को, और ई किसको डिवाइड कर रहा है, सी ए को डिवाइड कर रहा है। सो उसके बाद में, एक मिनट, सॉरी, हाँ, तो हम लोग पहले ये लिखते हैं डी जो डिवाइड कर रहा है बीसी को, तो यहाँ पे ये पॉइंट डी आ जाएगा, ये पॉइंट यहाँ पे डी आ गया, ठीक है। अच्छा, सी ए को कौन डिवाइड कर रहा है, ई डिवाइड कर रहा है, सो सी ए के लिए यहाँ पे ई आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, देखो क्वेश्चन में ये बोला गया है ना कि कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 2:3 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। सो ये क्या हो जाएगा, 2:3 रेशियो हो जाएगा। यहाँ पे कहीं पे भी ऐसा लिख सकते हो 2:3, मतलब अभी ये कैसे 2:3 ऐसे भी लिख सकते हो या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे भी लिख सकते हो, आपके ऊपर है। तो 2:3, ठीक है। यहाँ पे भी सेम वैसे ही, मतलब अच्छा नहीं सॉरी, यहाँ पे दिया गया है बी सी है तो मतलब 2:3, और सी ए है, मैंने वो ध्यान नहीं दिया, सी ए है ना, तो सी ए तो मतलब C2A के लिए 2:3 है, ये ध्यान देना। कुछ साइड इसमें क्वेश्चन में दिया है B2C है और C2A है, 2:3 रेशियो है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, आगे क्या बोला है, फाइंड क्या करना है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, किसका, AD का और किसका, BE का। अच्छा, A और D को ज्वाइन करना है और B और E को करना है, ठीक है। तो मैंने BE को ज्वाइन किया, क्वेश्चन समझो पहले ध्यान से, हाँ, और फिर AD को ज्वाइन किया। अब देखो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किसका, AD और BE का, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यही मिलेगा, हमने कंसीडर किया ये F है, ये हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया, ठीक है। अच्छा, अब क्या पूछा है, एंड द रेशियो इन विच पॉइंट डिवाइड्स AD एंड BE। तो अब देखो हमें यहाँ पे पूछा है कि कौन से रेशियो में AD को डिवाइड कर रहा है, यहाँ पे ये जो पॉइंट है। तो जब हमें पता नहीं था तो हमने वहां पे K:1 रेशियो कंसिडर किया था, क्या कंसिडर किया था, K:1 रेशियो कंसिडर किया था। जब हमें पूछा जाता है ना कि कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो हमेशा याद रखना K:1 या फिर कुछ और पैरामीटर ले सकते हो। देखो यहाँ पे रेशियो भी पूछा है कि कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा है, सो हम वहां पे एक के लिए कंसिडर करता हूं मैं λ1, कुछ भी कंसिडर कर सकते हो, एक λ1 है और दूसरा μ1। अच्छा, डायग्राम समझा आप लोगों को, डायग्राम समझा तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। सेंट्रॉइड कैसे हुआ, सेंट्रॉइड कहीं मिड पॉइंट बोला नहीं है ना, मिड पॉइंट कहीं जाता है तब वो सेंट्रॉइड होता है, ये मीडियन नहीं है ना, डी और ई कहीं पे भी हो सकता है। अब हमने यहाँ पे ऐसा बनाया है बट हाँ करेक्ट, ठीक है। सो उसके बाद में जब हमें पता नहीं होगा कि कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो हम क्या कंसीडर करेंगे, वो मतलब K:1 है, बट यहाँ पे दो है ना, एक λ1 और एक μ1 लिया हमने। अच्छा, अब इसके बाद में पहले सबका पोजीशन वेक्टर डिफाइन कर लेते हैं, तो लेट A बार, B बार, C बार, D बार, E बार बी द पोजीशन वेक्टर सिस्टम ऑफ, ये ऐसे भी लिख सकते हो, हाँ, पोजीशन वेक्टर सिस्टम ऑफ पॉइंट्स A, B, C, D, E रिस्पेक्टिवली। सर इसका टाइम एंड होने हो गया ना? जी सर, लिंक हाँ भेजा हुआ सर, है सबको। जी जी सर, मैं ज्वाइन करता हूँ।